नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटी क्वेश्चंस के एनालिसिस करेंगे जो कि हमारे CDS 1 2024 के एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताऊं कि जो हमारा ज्योग्राफी है और हमारा हिस्ट्री है और हमारा इकोनॉमिक्स है, इन तीनों सब्जेक्ट के भी हमने एनालिसिस कर लिया और उनके एग्जैक्ट सोर्सेज फाइंड करे थे हमने कि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसकी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको लाइन से सारे सब्जेक्ट्स की आपको मिल जाएगी एग्जैक्ट सोर्सेज वाली एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली हम पॉलिटी की बात करें तो 12 क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे CDS के एग्जामिनेशन में। अब 12 क्वेश्चन में से केवल 5 से 6 ही करने लायक थे, बाकी सारे जो थे वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस थे, एक तरह से आउट ऑफ कंटेक्स्ट थे, एक तरह से ये कह सकते हो। क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे पॉलिटिकल साइंस से थे जो कि हमारे UPSC के बच्चे पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से थे। ठीक है, तो जो 5 से 6 क्वेश्चन थे आपके लक्ष्मीकांत से थे जो आप कर सकते थे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज या वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान कौन सी चीज़ें इंसर्ट करी गई थी। बहुत ही घुमा फिरा के पूछा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप ये देखोगे ऑप्शन 1 और 2 तो इसमें देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। कहने का मतलब यह है कि जो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन और बिलीफ वाली जो चीज़ थी उसके जगह हमने क्या डाल दिया, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ और फेथ एंड वर्शिप, ये चीज़ और ऐड कर दी, जो कि एक तरह से सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमने जो 42nd अमेंडमेंट किया था उसमें हमने सेकुलर वर्ड डाला था ना। तो सेकुलर का मतलब क्या होता है कि आप अपने मन मुताबिक किसी भी धर्म को और किसी भी चीज़ को वर्शिप कर सकते हो, है ना। तो इसलिए जो फेथ एंड वर्शिप वाली चीज़ें इसमें ऐड हो गई थी, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है हमारा, द एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ नेशन वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने इंटेग्रिटी वर्ड भी ऐड किया था हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट में प्रीएम्बल के अंदर। ठीक है, तो इसलिए जो यूनिटी ऑफ नेशन है इसके साथ साथ यूनिटी एंड इंटेग्रिटी जुड़ गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सी जो है इसका क्या बोलते, एक सेकेंड ना, हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। यहाँ पे सोर्स देख सकते हो आप, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत के अंदर आपको मिल जाएगा कि 42nd अमेंडमेंट के अंदर हमने क्या ऐड किया था, 3 वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। ठीक है, तो सेकुलर हमने ऐड किया था। अब देखो यहाँ पे जो साइलेंट फीचर वाली जो चैप्टर है M लक्ष्मीकांत के अंदर पेज नंबर 3.5 पे आप आओगे तो यहाँ पे बता भी रखा है सेकुलर स्टेट की डेफिनेशन। तो इसमें आप बी पॉइंट में देखो, द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी देखो ये चीज़ दे रखी है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही होगी और ये वाली जो स्टेटमेंट में ये भी सही होगी, क्योंकि इंटेग्रिटी भी हमने ऐड किया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द आर्टिकल्स इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का लक्ष्मीकांत में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आर्टिकल 32 को ही बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ भी बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो लक्ष्मीकांत की है ये स्क्रीनशॉट, लक्ष्मीकांत के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बोला है यहाँ पे, डॉक्टर अम्बेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, आपने कर रखा होगा ये मेरे हिसाब से, अगर आपने पढ़ी होगा पॉलिटी तो। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंतर्गत कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं इसमें से। तो सबसे पहला कह रहा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, दूसरा कह रहा है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कोर्ट या फिर ह्यूमन राइट काउंसिल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। जो ह्यूमन राइट काउंसिल है ये आपका नहीं आता है और बाकी जो 3 चीज़ें ही आती हैं। अब देखो इसका भी आपको डायरेक्टली NCERT इसके अंदर क्या बोलते हैं M लक्ष्मीकांत के अंदर चीज़ें मिल जाती हैं, सोर्स मिल जाता है, बट ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फे में है। अगर देखो यहाँ पे अब सबसे पहले इसने क्या बोला है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बोला है ना। तो देखो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख रखा है कि इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1993 अंडर द लेजिस्लेशन इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट नेमली द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ठीक है, तो ये तो इसके अंदर आता है। इसने पूछा कि इस एक्ट के अंतर्गत कौन सी और संस्था नहीं आती है, तो ये तो आता है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। स्टेट की बात करते हैं, स्टेट में देखो यहाँ पे भी बता रखा है स्टेट क्या आता है, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंतर्गत आता है ये भी। ठीक है, तो ये भी हमारा कट गया। अब क्या आया हमारा, ह्यूमन राइट कोर्ट्स के बचा। तो ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स देखें तो ये सब हमारा उसके अंदर है, लक्ष्मीकांत की हमारी स्क्रीनशॉट है। तो ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स के अंदर भी देखो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर ही ये भी आता है हमारा। ठीक है, तो ये भी हमारा हट जाएगा और ह्यूमन राइट काउंसिल जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अब ह्यूमन राइट काउंसिल दोस्तों मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था कि ह्यूमन राइट काउंसिल बेसिकली होता क्या है, क्योंकि लक्ष्मीकांत के अंदर नहीं रखा था। तो ह्यूमन राइट काउंसिल तो बेसिकली इसमें जो निकल के आया है वो हमारी इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, उसके वो निकल के आया है। अब मेरे को इसमें कन्फ्यूजन था कि यहाँ पे जो दे रखा है ह्यूमन राइट काउंसिल वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से दे रखा होगा ऑब्वियसली, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव में मैंने ह्यूमन राइट काउंसिल सर्च किया तो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से लीगल चीज़ नहीं निकल के आई कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हो।
बट देखते हैं। बट फिलहाल एलिमिनेशन से तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी ही आ रहा है, ठीक है, ह्यूमन राइट काउंसिल जो है। वरना अगर इस टाइप की ये अगर इंटरनेशनल चीज़ ही कह रहा है तब तो करना इसे बहुत ज़्यादा ईजी था, क्योंकि ये सारे हमारे क्या है, नेशनल चीज़ें हैं, और ये तो हमारा संयुक्त राष्ट्र का है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का है, तो ये तो इंटरनेशनल चीज़ है, तो इंडियन आर्टिकल के अंदर कैसे आ सकती है, ठीक है। तो बहरहाल इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी है। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्ट 3 से पूछा है, पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट। तो क्या बोला इसने, अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स राइट्स गारंटेड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। कि पार्ट 3 के अंदर जो हमारे राइट्स आते हैं उसे हम एनफोर्स करा सकते हैं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो वायलेट करें तो। दूसरा क्या कह रहा है, अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स राइट गारंटेड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय नॉट ओनली द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑल्सो बाय इट्स इन एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो आपके राइट हैं पार्ट 3 के अंदर, वो अगर गवर्नमेंट के एक्शन से, गवर्नमेंट ने कुछ आपके ऊपर एक्शन ले लिया जिससे आपके जो फंडामेंटल राइट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, तब भी आप अपने जो फंडामेंटल राइट है उन्हें आप वो करा सकते हो, एनफोर्स करा सकते हो। और इन एक्शन ले लिया कि मान लो आप गवर्नमेंट एजेंसी के पास गए और आपने बोला कि भाई मेरा जो फंडामेंटल राइट है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो, और गवर्नमेंट ने उस पर कुछ एक्शन ही नहीं लिया, तब भी आप अपने फंडामेंटल राइट जो है वो अपने सुप्रीम कोर्ट के पास जाके क्या करा सकते हो, अपने गारंटेड करा सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी सही होगी, घुमा फिरा के पूछा था, इसलिए जो इसका आंसर होगा करेक्ट वो आपका सी होगा। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में आता है हमारा, एम लक्ष्मीकांत का ये स्क्रीनशॉट है। आगे बात करते हैं, एज पर द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट्स हैव जुरिडिक्शन ओवर एग्रीकल्चरल लैंड इन कनेक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो ये हमारा हर बार पूछता है यूपीएससी, यूनियन लिस्ट से और किससे, स्टेट लिस्ट से और हमारा कॉन्करेंट लिस्ट से, ये 3 लिस्ट हैं इसमें से पूछता है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसे याद करना, बट क्या करें, यूपीएससी तो पूछता ही है, इसका फेवरेट टॉपिक है। तो आपको कोशिश तो करनी है कि कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखें। तो इसमें यही बोला है इसने कि इनमें तीनों में से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं, जो कि हमारे 7th शेड्यूल के अंदर है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो देखो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें हमारी स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं। यहाँ पे देखो जो अमिल लक्ष्मीकांत है उसका जो आप अपेंडिक्स नंबर 2.4 है उसे खोल लेना। यहाँ पे देखो 46, 47 और 48 टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, यहाँ पे भी दे रहा है टैक्सेस ऑन इनकम, यानी कि ये भी सही है। ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड 47 भी सही है। यहाँ पे क्या रखा है, स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पे 48 में क्या कर रखा है, स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। तो तीनों चीज़ें हमारी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो तीनों चीज़ें हमारी स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं। बाकी ये देखो स्टेट लिस्ट में हमेशा क्वेश्चन पूछता ही है, ये CPF के अंदर पूछा है इसने 2019 में, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान देना है, कोशिश करनी है कि आप याद रखो, फ्लो चार्ट वगैरह बनाओ या कुछ भी करो, या अपनी जो स्टडी टेबल है उसके पास चिपकाओ ये चीज़, बट आपको याद करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू राइट टू हैव लीगल एड इज़ करेक्ट। तो इसमें पूछा है राइट टू हैव लीगल एड से रिलेटेड, जो कि हमारा DPSP में आता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ गिवन अंडर द DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट लीगल एड कमेटी इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट ऑफ पर्सन। अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में आपको सेकंड वाले जो ये वाली चीज़ है ऑप्शन है, इसमें ही कन्फ्यूजन हुआ होगा अगर आपने पढ़ा हो तो, वरना ये तो आपको पता है कि ये सही है। बट इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। ये तो आपको पता ही है सही है, क्यों है, क्योंकि ये DPSP में आता है। ये एम लक्ष्मीकांत का स्क्रीनशॉट है। आर्टिकल 39A इसकी बात करता है कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मिलना चाहिए लोगों को, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। जो दूसरी स्टेटमेंट है कि भैया कि ये पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो जो लीगल एड कमेटी है उसको तुरंत बताए जैसे ही कोई बंदा अरेस्ट होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ये मैंने इंटरनेट से पढ़ा है, क्योंकि लक्ष्मीकांत के अंदर ये बिल्कुल चीज़ मिली ही नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेट से पढ़ने पर पता चला कि ये चीज़ बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख सकते हो, तो पुलिस मस्ट प्रॉम्प्टली नोटिफाई द नियरेस्ट राइट टू लीगल एड कमेटी टू द पर्सन हु इज़ अरेस्टेड, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है। तो इसमें आप कन्फ्यूज रखते थे, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, वरना तो ये इजी क्वेश्चन था, बट इस स्टेटमेंट की वजह से डिफिकल्ट हो गया था। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर करेक्ट। अब यहाँ से हमारे हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हार्ड क्यों, क्योंकि हमारे लक्ष्मीकांत में है नहीं, तो इसे पॉलिटी का बोलो या किसी का भी बोलो या इंटरनेशनल रिलेशन का बोलो, किसी चीज़ में भी डाल दो, बट किसी ना किसी सांचे में तो डालना ही था, तो हमने चलो पॉलिटी में डाल के इसका एनालिसिस कर दिया। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स वेयर इन 2 मेंबर्स कैन नॉट बी नेशनल्स ऑफ द सेम स्टेट। दूसरा कह रहा है द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ द कोर्ट। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। यहाँ देखो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका कंपोजिशन बता रखा है कि दीज आर इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली बाय द UNGA और UNSC, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये चीज़ तो यहाँ पे दे रखी है।
कि दो जो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल है ये इंडिपेंडेंटली इलेक्ट करती है, तो ये तो बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट। उसके बाद क्या कह रहा है, नो टू जजेस कैन हैव द सेम नेशनैलिटी इन दी ICJ, तो यहाँ पे भी ये चीज़ क्या रखी कि द कोर्ट कंसिडर मेंबर वेर इन 2 मेंबर्स कैन नॉट बी द नेशनल्स ऑफ सेम स्टेट, ठीक है, तो ये चीज़ भी हमारी सही होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आप छोड़ सकते थे। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट से रिलेटेड पूछ लिया, ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। क्या बोला इसमें, सबसे पहले देखते हैं, इन इंडिया द स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोटेक्ट्स द एन इंडिविजुअल इफ वन एंटर्स इनटू द इंटर रिलीजियस मैरिज, कि अगर आप इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हो तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कर सकते हो, आपको बचाता है वो चीज़ इस चीज़ से। दूसरा क्या कह रहा है, द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ वंस फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो आप कर सकते थे कि हाँ ये तो सही बात है, क्योंकि फंडामेंटल राइट आपने पढ़ रखा होगा अगर आप पॉलिटी पर गए हो तो। दूसरा क्या कह रहा है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल्सो रेजोनेट्स मैरिटल राइट्स ऑफ एवरी अडल्ट कंसल्टिंग इंडिविजुअल, कि जो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है ये भी कहता है कि भैया आप इंटर कास्ट या फिर इंटर जो मैरिज आपके राइट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो दूसरे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। अब देखो इसका जो सोर्स है वो आपको डायरेक्टली एम लक्ष्मीकांत के अंदर नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो विकीपीडिया से ये चीज़ पता चली है कि भैया स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही हमारा ये चीज़ होती है कि हिंदू मुस्लिम बुद्ध जो है आपस में कोई भी शादी कर सकता है, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आता है, तो ये इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी सही हो जाएगी। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, ये राइट टू मैरी, ये आर्टिकल 21, ये तो आपको लक्ष्मीकांत के अंदर ही मिल जाएगा कि आपकी पर्सनल लिबर्टी होती है ये, ठीक है, तो ये तो आपकी स्टेटमेंट सही है। बाकी जो अगला कह रहा है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो हमारा UDHR है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसमें ये मैरिज के बारे में बात करते हैं कि भैया मैरिज आपको फुल कंसेंट होना चाहिए आपको मैरिज पे, ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये करने लायक नहीं था। आगे बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग filed the writ petition that led to the famous verdict of Supreme Court of India recognizing the right to privacy and फंडामेंटल राइट, तो इनमें से कौन से जज थे जिन्होंने ये राइट ऐसा रेट पिटिशन डाला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसमें हमारी फंडामेंटल राइट्स और जो राइट टू प्राइवेसी है उसके बारे में बात करी गई थी, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। जस्टिस KS पुट्टास्वामी है, इन्होंने जो केस डाला था वो राइट टू प्राइवेसी के ऊपर आधार कार्ड से रिलेटेड था वो, तो बहुत ज़्यादा फेमस केस था ये, शायद 2018 का केस था ये, 2017-18 का कुछ केस था ये। तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट केसेस की आप लिस्ट याद करते हो उसमें से आप कर सकते थे, वरना ये डायरेक्टली एम लक्ष्मीकांत के अंदर भी नहीं दे रखा अभी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपका ऑप्शन नंबर सी था। आगे बात करते हैं, हु विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी द फीचर ऑफ टोटलिटेरियन रेजिम, ये अगेन हमारा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन आप इसे थोड़ा बहुत इसे कॉमन सेंस से कर सकते हो अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो। टोटलिटेरियन रेजिम के बारे में क्या होता है, देखो टोटलिटेरियन रेजिम आपने भी सुना होगा कि जैसे हमारा नॉर्थ कोरिया हो गया जहाँ पे किम जोंग है, और जो चाइना हो गया जैसे शी जिनपिंग है, तो इस टाइप की जो रेजिम होती है उसे टोटलिटेरियन रेजिम बोलते हैं, जहाँ पे एक सिंगल पार्टी होती है, मतलब तानाशाही जिसे कहते हैं हम। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द स्टेट कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड द स्टेट कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल एंड ऑफ्टन पॉलिटिकल रेम्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो स्टेट है वो कंट्रोल करता है आपकी पॉलिटिकल और जो बाकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो भी स्टेट कंट्रोल करता है। जैसे नॉर्थ कोरिया में देखते हैं कि जीन्स पहनने में बैन है, ठीक है, इस टाइप की जो चीज़ें हो गई, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द मोनोपोली ऑन द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो मास कम्युनिकेशन है, जो आपका मीडिया है, सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, इन सब पे जो है वो स्टेट का कंट्रोल रहता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल रहता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। चाइना में देख लो आप, जो उनका मास मीडिया है वहाँ से चाइना की कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं आती है, ठीक है, और बाहर की न्यूज़ वहाँ पे अंदर नहीं जाती है जो वहाँ के रेजिम को डिस्ट्रॉय कर सके, ऐसी नॉर्थ कोरिया में है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है वन पार्टी स्टेट होते हैं अक्सर, ये भी बिल्कुल सही बात है कि एक ही सिंगल पार्टी चलती है, वहाँ पे अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है, होती भी है तो वो नॉमिनल होती है, बस नाम के लिए होती है, तो ये भी बिल्कुल सही कहता है। तो तीनों स्टेटमेंट तो ये सही है, बट जो आखिरी बात कर रहे हैं ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी की, ऑटोनॉमी मतलब सिविल सोसाइटी कि ऑटोनॉमी मतलब कि हमारे खुद के हमारे अपने हिसाब से जो सिविल सोसाइटी वो अपने हिसाब से चल सकती है, ये तो हो ही नहीं सकता टोटलिटेरियन रेजिम में, क्योंकि स्टेट जो है सब कुछ कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसने यही पूछा था कि कैन नॉट बी द फीचर ऑफ टोटलिटेरियन, ठीक है, तो कैन नॉट बी द फीचर कौन सा फीचर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका फीचर नहीं है। ऑटोनॉमी किसी भी प्रकार की नहीं होती है टोटलिटेरियन रेजिम में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से कर सकते थे आप, बाकी डायरेक्टली अगर सोर्स की बात करें तो ये तो ऑब्वियसली हमारे सिलेबस के अंदर नहीं था ये। आगे बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, इससे पूछा है कि हमारा कौन सा करेक्ट नहीं है, ये हमारा हार्ड पावर से रिलेटेड पूछा है, अगेन हमारा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पूछा है ये, तो पॉलिटिकल साइंस से है ये क्वेश्चन, ना कि पॉलिटिक्स से है। तो पहला क्या कह रहा है ये, इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स हार्ड पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय बोथ स्टेट्स एंड अदर एक्टर्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ थ्रेट और कोएशन। दूसरा कह रहा है ग्लोबलाइजेशन इज नेसेसरली इकोनॉमिक एंड नॉट कल्चरल। अगला कह रहा है द टर्म वाशिंगटन कंसेंसस रेफर्स टू द पॉलिसी दैट सीक्स इंटरवेंशन इन द मार्केट और
14 कह रहा है ऑटैर्की इज़ जनरली अंडरस्टूड एज इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। और बाकी सोर्स की बात करें तो ये आपको इंटरनेट पे ही आपको ढूंढ के मिलेगा, उसका लगाने का कोई मतलब था नहीं। ठीक है, और इंटरनेट पे भी जो ये वाली चीज़ है इसके बारे में मेरे को ढंग से मिला नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी कि ये किसी बुक के अंदर मिल जाए, पॉलिटिकल साइंस की बुक के अंदर ही मिल जाए चाहे, बट वो भी चीज़ मेरे को नहीं मिली है। ठीक है, इसलिए मैं लगा नहीं पाया हूँ। आगे बात करते हैं। पॉलिटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व्स बोथ नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोच, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो दोस्तों इसमें भी जो है इसका भी आपको डायरेक्ट सोर्स नहीं मिलेगा। बाकी इसका जो करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, जो क्या बोलते हैं, अलग अलग जो आंसर्स की बता रही हैं उसमें ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बट मेरे को इसका करेक्ट आंसर नहीं मिला है। ठीक है, तो ये जो है डाउटफुल ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ से हमारे जो है पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस आते हैं, हमारे टोटल ये जो हमारे क्वेश्चंस थे ये हमारे समथिंग अराउंड 12 थे, जिसमें से केवल 5 से 6 क्वेश्चन जो थे वो हमारे लक्ष्मीकांत के अंदर से थे। ठीक है, तो 5 से 6 क्वेश्चन आप कर सकते थे, बाकी सारे क्वेश्चन थे वो तो हमारे आउट ऑफ कंटेक्स्ट ही थे। ठीक है, पॉलिटी से ना ही थे वो एक तरह से, क्योंकि वो अपने उससे थे, PSIR से थे या फिर कहीं और से थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा एनालिसिस पॉलिटी का रिलेटेड। बाकी जो हमारी अगली वीडियो है वो साइंस से रिलेटेड आएगी, जिसमें हम साइंस के सारे जो क्वेश्चन आए उसके एग्जैक्ट सोर्सेज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मिलता है आपको दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।